नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज 28 जून दिन शनिवार है। आज के लिए आपके लिए हम डेली जो कि आप लोग जानते हैं कि ताज़ा ताज़ा अपडेट करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो इस तरह आज हम फिर एक बार दिन शनिवार 28 जून के लिए आपको आपके लिए जो है एक ताज़ा जो है आप करंट अफेयर्स का अपडेट लेकर के आए हैं, जो कि आपको 5 से 6 पॉइंट में हम लोग इस तरह से हम समझाएंगे, जो कि आपको इस तरह से दिख रहा होगा, है ना। आज सैटरडे का दिन है और हमारा जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है आपके इस चैनल पे अपार एजुकेशन पे आती है, ठीक है। तो आइएगा दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हमारी जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, जिसमें से एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, डिफेंस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में से अगर एक एक की भी तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे यूपीएससी की कर रहे हो, तो उसमें आपके लिए जीएस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसमें करंट अफेयर्स मिल ही जाता है और दोस्तों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एक एक नंबर में, दो दो नंबर में करके पूछा जाता है। आइएगा दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को बीच में मिस कर देंगे तो आप लोग एक खास, सबसे ज़्यादा खास जानकारी आप लोग मिस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग, आशा है कि आप लोग मिस नहीं करेंगे, अब स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू तक आप बने रहेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिएगा क्या हम लोग डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आज सबसे ज़्यादा खास पॉइंट्स पर, खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा आज 28 जून सैटरडे, क्या जो हमारा शनिवार का दिन है, इसमें डेली करंट अफेयर्स में आज के टॉप सवालों के साथ आप पूरी तरह से अपडेटेड रहेंगे दोस्तों। मतलब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। सबसे ज़्यादा पार्टिकुलर जो आपके लिए होना चाहिए, ठीक है, वो आपसे नहीं छूटेगा। हम लोग जो है ज़्यादा ध्यान देंगे करंट अफेयर्स में, आपका कम से कम टाइम में, कम पॉइंट्स में ज़्यादा बिंदु आपका क्लियर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखते हैं दोस्तों क्या है। पहला जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, नीदरलैंड देश से शुरुआत हो रहा है। आपको पता होगा, नीदरलैंड जो कि साउथ एशिया, यानी साउथ एशिया का जो देश है, वहाँ क्या नीदरलैंड जो है उससे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्या है, आइएगा देखते हैं। नीदरलैंड के रॉटरडैम में, नीदरलैंड दोस्तों एक देश है, रॉटरडैम उसका एक जिला है, ठीक है। जैसे अपने सॉरी, रॉटरडैम उसका राज्य, स्टेट है। जैसे अपने भारत देश के 29 राज्य हैं, वैसे नीदरलैंड जो है रॉटरडैम का मेरे ख्याल से 30वां राज्य है, ठीक है। तो रॉटरडैम में आयोजित प्रतिष्ठित विश्व की यानी विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, अभी जैसे G20 हुआ था, उसके बाद यूनेस्को हुआ था, एससीओ, है ना। तो ये जो ऐसे शिखर सम्मेलन होते हैं, लेकिन ये जो शिखर सम्मेलन है ये है दोस्तों सबसे माना जाना विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024। अभी जो एक साल पहले 2024 में हुआ था, उसके बारे में बता रहा है कि 2024 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, आपको पता होगा दोस्तों, नवीन यानी कि न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी ऑफ मिनिस्ट्री, यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रेन्यूएबल एनर्जी, जो हमारा नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। आपको बता दें दोस्तों, नवीकरणीय वर्ड से आपको पता चल जाना चाहिए कि जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, है ना, खास करके हम लोग उन पर डिस्कस करते हैं। और जो अनवीकरणीय है, नवीकरणीय का मतलब, सॉरी दोस्तों, नवीकरणीय का मतलब होता है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन जो कि ख़त्म हो जाएंगे एक निश्चित समय के लिए हैं, है ना, वो नवीकरणीय हैं। जैसे उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है। जैसे हमारा कोयला हो गया, है ना, पेट्रोल डीजल हो गया, और ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, बिजली, ये हो गया, ये आने वाले टाइम में कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। तो इन पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसलिए बोला जा रहा है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। और जो अनवीकरणीय होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जैसे प्राकृतिक गैस, सोलर पावर प्लांट, नेचुरल गैस, है ना, बायोगैस, ये सब प्राकृतिक हैं। पवन चक्की हमारी जो आती है, अलावा आजकल हम लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकें, बिजली को बचा सकें, जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एक, कि सेव वाटर एंड सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। बिजली बचाओ, जल बचाओ, पृथ्वी बचाओ और हमारा पर्यावरण बचाओ। तो ये थी दोस्तों नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जिस पे हमें ध्यान देने की बात है। ये हमारा भारतीय पवेलियन, पवेलियन एक ऐसा जो संग्रह होता है कई सारे देशों को मिला करके, जिसमें हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में पूरे देश में माने जाने गिने चुने देश ही भाग लेते हैं। तो उसमें भारतीय पवेलियन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पवेलियनों में से एक है। अपने इंडिया का जो पवेलियन है, सबसे बड़े पवेलियन में से, जितने भी पवेलियन है वर्ल्ड के, उन सब में से एक है। यह बताता है कि हरित हाइड्रोजन देश की प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। हरित हाइड्रोजन, आपको वर्ड से ही पता चल गया होगा कि हरित हाइड्रोजन का मतलब जितने भी हरियाली है आसपास के पेड़ पौधों से, जो नेचर से हमें प्राप्त होती है, वो उसका जो, अगर हम हाइड्रोजन गैस के रूप में उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे देश की प्रगति के लिए, हमारे देश का प्रोग्रेस करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस पॉइंट में ये बताया गया है। और नीदरलैंड के रॉटरडैम में ये
2024 का जो विश्व शिखर हाइड्रोजन सम्मेलन हुआ था, है ना, वो आयोजित किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये वाला पॉइंट जरूर समझ आया होगा। आइएगा दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। क्या है, हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुए हैं? कोई एक व्यक्ति हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने इंडिया के माने जाने व्यक्ति हैं। वो हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल का मतलब जो भी फाइनेंशियल से संबंधित, यानी कि जो भी आर्थिक हमारा भारत देश की आर्थिक व्यवस्था है उससे रिलेटेड है। तो ये उसमें वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुआ है? पहले आपके पास 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको दिख रहा होगा। पहला है अरविंद पनगड़िया, दूसरा है अमिताभ कांत, तीसरा है राजीव कुमार, चौथा है रघुराम राजन, है ना। तो दोस्तों बता दें कि फेयरफैक्स में अब की बार हमारे नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो नीति आयोग के जो सबसे ज़्यादा हेड हैं, जिनकी वजह से बना है, वो मोदी जी हैं। लेकिन उसके जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मोदी जी जिनको सबसे ज़्यादा मानते हैं कि इन्हीं को होना चाहिए था, अब की बार वही हुए भी हैं, तो वही सलाहकार के रूप में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल के रूप में। तो दोस्तों देखिएगा, अरविंद पनगड़िया नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है दोस्तों। और राजीव कुमार ये भी नहीं है। ये अभी जो नेटो शिखर सम्मेलन हुआ था, जो अपना भारत देश उसमें नहीं था, तो इस पर उन्होंने कुछ राय दी थी, ये भी नहीं है। रघुराम राजन भी नहीं है दोस्तों। अमिताभ कांत हैं। इनके बारे में दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारे अमिताभ कांत हैं, अभी हाल ही में 1-2 साल पहले नीति आयोग का जो गठन हुआ था, उस मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। उस पर मोदी जी उसके फाउंडर कहे जाते हैं, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो हमारे नीति आयोग के अगर पूछा जाए सीईओ कौन है, तो इन्हें जो है इस बार सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, अमिताभ कांत जी को। और इनको दोस्तों 45 साल का अनुभव है। इन्होंने अपने 45 साल के अनुभव के रूप में ये भारतीय जो कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होने वाली है, उसके वही सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इनके पास 45 साल का एक्सपीरियंस है कि ये अपने देश की होने वाली जो रणनीति है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक है, ये उस पर इन्हें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, अमिताभ कांत को। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। कौन सा है, हाल ही में किस फॉसिल पार्क को यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया है? यानी ऐसे कौन सा फॉसिल पार्क है? अब हमारे यहाँ जैसे नेशनल पार्क हो गया, जिम कार्बेट पार्क हो गया, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ऐसा एक वर्ल्ड का पार्क है। कौन सा फॉसिल पार्क है जिसको यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है ना। अपने ही भारत का ही कोई पार्क है, ठीक है दोस्तों। वो भारत के किस राज्य का पार्क है, आइएगा देखते हैं। आपको फिर से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन को इस तरह से दोस्तों घुमा फिरा के यूपीएससी का आप एग्जाम देंगे, इंडिया का देंगे, या मामूली से सब इंस्पेक्टर का देंगे, अगर उसमें आपका जो है जीएस आया है, तो कुछ तरह से घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, क्या है, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, सलक्खन फॉसिल पार्क, डायनासोर फॉसिल पार्क, शिलांग फॉसिल पार्क। देखिएगा, जो डायनासोर फॉसिल पार्क है दोस्तों, ये है गुजरात में, भारत के गुजरात में, ठीक है दोस्तों। आपके सामने 4 ऐसे पार्क दिख रहे हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, इसे जो है दोस्तों अनुमति नहीं मिली है, इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। आइएगा देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, सलक्खन फॉसिल पार्क, ये इसे दोस्तों अनुमति मिली है। जो सलक्खन फॉसिल पार्क है दोस्तों, इसे यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया, आपको अभी आपको बताते हैं दोस्तों। देखिएगा, ये दोनों पार्क क्यों नहीं है, डायनासोर फॉसिल पार्क और ये गुजरात। देखिएगा दोस्तों, डायनासोर फॉसिल पार्क जो है, ये सबसे ज़्यादा जो पहले के जीव हुआ करते थे, आज से करोड़ों साल पहले, उनके लिए बनाया गया था। मतलब एक हमारे यहाँ सबसे पहले व्यवस्था जो हमारा, मतलब कोई भी फाउंड नहीं हुआ था, कोई भी कंट्री, तब ना ही कोई देश निकला था कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये भारत है, ये कनाडा है, ये चीन है। लेकिन तब के समय पे जो आदि मानव हुआ करते थे, वो उनको पकड़ने के लिए एक पार्क बनाए थे। अब जो कर की करोड़ों साल बाद जो आकर की जिसका नाम हुआ है, उसके डायनासोर फॉसिल पार्क, जो पहले रणनीति बनाते थे आदि मानव डायनासोर को पकड़ने के लिए, वो यही बनाते थे। पहले बहुत बड़े बड़े डायनासोर होते थे, आदि मानव की भी हाइट जो आपको पता होगा वो भी बहुत बड़ी होती थी। तो इसी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। शिलांग फॉसिल पार्क, ये मेघालय में, आपको पता होगा, मेघालय की राजधानी शिलांग, ठीक। और ये जो है फॉसिल पार्क जो है, मेघालय फॉसिल पार्क, शिलांग फॉसिल पार्क, इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पूर्वी इलाका है, जहाँ से आने जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होती है, ठीक है। और ये फॉसिल पार्क में जो जीव रहते हैं ना, ये लिमिटेड है इसमें। और ये जो सलक्खन फॉसिल पार्क है, इसे लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया है, ये क्योंकि दोस्तों यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका जो नाम है ना, ना कि नाम सटीक बैठता है। इसके जो इसमें जो होने वाले जो जीव हैं, जिनको संभाल के रखा गया है, जिनके लिए खाने पीने की व्यवस्था है, सुरक्षा है, वो जो है इस वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ टेंटेटिव वर्ल्ड
साइट में जो मैच करती है, ठीक है। इसे यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है। आइएगा दोस्तों देखते हैं आगे वाला जो बिंदु है हमारा, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। आपको एकदम आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे जैसे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, देखिएगा दोस्तों, नाम से आपको पता होगा विश्व पुलिस और फायर गेम्स, यानी आग से खेलने वाला जो गेम्स होता है, फायर गेम जिसे बोलते हैं। अभी दोस्तों आने वाले टाइम की बात कर रहा है कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, कौन सा देश होगा लीडर जो कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का 2029 में, यानी आने वाले 4 साल में मेजबानी करेगा। 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने अगेन आपको दिख रहे हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। देखिएगा दोस्तों, श्रीलंका जो कि भारत के सबसे दक्षिण में पड़ता है, ये नहीं करेगा। पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश, ये भी नहीं करेगा। बांग्लादेश जो कि भारत के सभी प्रकार के जियोग्राफिकल कंपाउंड एरियाज से घिरा हुआ है, इसे सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन भारत को फिर भी आग दिखाता है, ये कहाँ से करेगा। इंडिया इसे परमिशन ही नहीं देगा, लेकिन भारत जो है ये करेगा। पता है क्यों? क्योंकि अभी आपको बता दें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 में कि इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये वर्ष 1985 से हुई थी, वर्ष 1985 से हुई थी। और भारत जो है दोस्तों आपकी बार करने वाला, यानी कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बनने जा रहा है दोस्तों। हमारे लिए सबसे गर्व की बात है, दक्षिण एशिया का, यानी कि हमारा जो साउथ कंटिनेंट है उसका फर्स्ट कंट्री बनेगा दोस्तों भारत, जो कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी करेगा 2029 में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर समझ में ना आए तो आप दोस्तों दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, लेकिन आप समझिएगा अच्छे से, ये आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। आइएगा देखते हैं, हाल ही में अम्बुबाची मेले का आयोजन किया गया, अम्बुबाची मेले का आयोजन किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? अभी आपको पता होगा कल एक रथ यात्रा निकली थी, कल प्रभु जगन्नाथ का मंदिर धाम जो है खुल गया था, है ना। और अभी हाल ही में यानी कि 26 जून को, कल 27 जून था, उससे पहले यानी कि 26 जून को दोस्तों 24 से 26 जून के बीच इस जो है अम्बुबाची मेले का आयोजन किया गया था। और ये किस राज्य से संबंधित है ये पूछ रहा है, असम है, कर्नाटक है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। आपको बता दें दोस्तों, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब भारत का दक्षिण राज्य है, ठीक है, कोई भी है। कर्नाटक दक्षिण है लेकिन ये नहीं है, ना कि राजस्थान है भारत का उत्तरी, ना कि तमिलनाडु है, ये है असम दोस्तों, जो कि सब भारत का सबसे पूर्वी राज्य है दोस्तों। ये भारत का ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको बता दें कि अम्बुबाची मेला जो है वो असम राज्य के गुवाहाटी जिले में स्थित जो कामाख्या माता का मंदिर है असम राज्य में, वो उस गुवाहाटी जिले के में स्थित कामाख्या माता के मंदिर के सामने ही इस मेले का आयोजन किया गया था। वहाँ का सबसे बड़ा कंपाउंड है, उस मेले में तकरीबन हज़ारों लोग आते हैं, है ना, और हज़ारों लाखों लोग श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ पड़ती है। इसका आयोजन 24 से 26 जून के बीच किया गया था, 24 से 26 जून के बीच किया गया था। और दोस्तों ये महाकुंभ के बाद का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं दोस्तों। महाकुंभ के बाद का ये जो सबसे बड़ा मेला है अम्बुबाची मेला है दोस्तों, जो कि असम के गुवाहाटी ज़िले में दोस्तों, आप लोग समझ लीजिएगा, गुवाहाटी, असम का एक गुवाहाटी जो है राज्य है, ज़िला है, वहाँ पे इस मेले का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों आपको ये हमें आशा है कि आपको ये जो जितने भी बिंदु, जितने भी हमने हाईलाइट किए हैं, जो भी क्वेश्चन है ऑप्शनल से संबंधित जीएस में, आपको जरूर समझ आए होंगे। आइएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों, ये देखिएगा, अभी हाल ही में चर्चा में रहा महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य। महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भारत का ही कोई एक राज्य है। महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य एक ऐसा अभयारण्य है दोस्तों जिसकी जो शुरुआत है वो 13 साल पहले से की गई थी दोस्तों। और इसमें ये अभयारण्य में दोस्तों तकरीबन 1 से 1.5 अरब जीव आते हैं, है ना। ये वन्यजीव अभयारण्य वन्य जीव के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात और बता दें कि 13 साल पहले शुरू होने वाला ये महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही में हमारा जो प्रकृति है, हमारा जो नेचुरल प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, जो जंगल हैं, उनके भी बचे रहने के लिए, अगर ये बचे रहेंगे तो ये जंगलों में रहेंगे, जंगल जब बचे रहेंगे तो वहीं पर चिड़ियाघर बनेगा, वहीं पर जो है ये अभयारण्य चलाया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये देखते हैं ये तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है दोस्तों, किस राज्य में है? आपको पता होगा कि ये जो अभयारण्य है अभी 13 साल पहले, अगर आपने जो जीके रोड पढ़ते हैं उनको पता होगा, 13 साल पहले चलाया गया था। ये तमिलनाडु में नहीं है, ना ही केरल में है, ना ही आंध्र प्रदेश में, ये है दोस्तों कर्नाटक में, जो कि वन्य जीव के लिए सबसे ज़्यादा खास है दोस्तों। देखिएगा मार्ग थोड़ा सा कम चल रहा है, आप लोग समझ जाइएगा, कर्नाटक में है हमें, ठीक है दोस्तों। आइएगा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
शुरू हुई प्रभु जगन्नाथपुरी की यात्रा। अभी हमने आपसे इसके पहले डिस्कस किया था, जगन्नाथपुरी जी की यात्रा भी हाल ही में शुरू हुई थी, है ना। उसकी रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ की, जिसमें प्रभु श्री जगन्नाथ यानी प्रभु श्री कृष्ण जो है उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के साथ जाते हैं 3 किलोमीटर दूर अपनी मौसी के यहाँ, उनका जो धाम है, ठीक है, उनसे मिलने। उसके बाद जस्ट 1 या 2 दिन बाद वापस लौट के पुनः अपने जगन्नाथपुरी धाम में वापस लौट जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी की जो यात्रा हुई है, जहाँ पे हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, वो भारत के किस राज्य से संबंधित है, रिलेटेड है, आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। देखिएगा, यूपी है, राजस्थान है, उड़ीसा है, असम है, ना ही उत्तर प्रदेश है, ना ही राजस्थान है, ना ही असम है दोस्तों। ये है उड़ीसा, जो कि भारत का दक्षिणी राज्य है, उड़ीसा। आपको बता दें दोस्तों कि जगन्नाथपुरी जी की जो यात्रा शुरू हुई है, अभी कल ही शुरू हुई है, जो कि 27 जून को दोस्तों 27 जून को शुरू हुआ है। और इस यात्रा में हजारों लाखों श्रद्धालु भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन के लिए, उनकी रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि प्रभु जगन्नाथ, श्रद्धालुओं का मानना है कि प्रभु जगन्नाथपुरी की यात्रा में जो रथ खींचते हैं उनके सभी पाप धुल जाते हैं, है ना। तो इस यात्रा, आपको बता दें, जो प्रभु जगन्नाथपुरी का जो रथ बनाया गया है वो दोस्तों 300 टन वजन है, 300 टन वजन है, जिसमें 16 पहिए लगे हुए हैं। आप लोग समझ सकते हैं, 300 टन वजन है, 16 पहिए लगे होते हैं। और तीनों यानी कि प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण का, जो कि जगन्नाथपुरी के धाम के ईश्वर हैं, उनका रथ, उनके भाई का रथ, उनकी बहन का रथ, तीनों का अलग अलग है, वजन भी अलग अलग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी आपको जो है हमारे वीडियो में दी गई ये सब जानकारी करंट अफेयर्स के रिलेटेड, जो कि जीएस मेंस में, यूपीएससी में, हर एक फील्ड गवर्नमेंट की एग्जाम की वैकेंसी में पूछा जाता है, तो आपको ये वीडियो जरूर समझ आया होगा। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, अगर समझ ना आए तो दोबारा रिवाइंड करके दे सकते हैं, हमने अच्छे से अच्छे विधि से समझाया इसे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जो जानकारी होगी सबसे ज़्यादा खास तरीके से पसंद आएगी। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नए हैं तो अब इसी वीडियो पे कमेंट करिएगा, बताइएगा वीडियो कैसा बनाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।